तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरे नोट्स नजर आ रहे होंगे। और ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, पार्ट 2 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सही है, आप सबको नजर आ रहा होगा। मैं खामोशी का मतलब यस ले रहा हूँ। अगर किसी नजर नहीं आ रहा तो मुझे बता दें, बट आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अच्छा देखें, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। देखिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है क्या। आपने अब तक इंटर में क्या करते थे, आपको फंक्शन गिवन होता था, आप उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स मालूम होते थे, सम के, प्रोडक्ट के, क्वोशंट के, डिफरेंशिएशन के रूल्स मालूम है, और जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते थे उनको यूज कर कर आप डिफरेंशिएट कर लेते थे। मगर फर्ज करें आपको न्यूमेरिकल यानी डिफरेंशिएशन को न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटली डिटरमिन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्वेश्चन ये है। तो देखें बात होगा, आप डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब आपको फंक्शन गिवन होता है y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होता है। तो जब y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होता है तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मगर अब y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब मुझे बताए ना, y जब फंक्शन ऑफ x ही गिवन नहीं है तो आप कोई सा भी रूल यूज करें, कोई सा भी फार्मूला यूज करें, आप y को तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते जब y गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, देखें ये हम, और इस सेकेंड पार्ट में आप सब अपने जहन में वही टेबल रखिएगा जो इंटरपोलेशन में अपने जहन में टेबल रखते थे। और इंटरपोलेशन में अपने जहन में टेबल कौन सा रखते थे, ये वाला टेबल रखते थे, एक्स नॉट वाई नॉट x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn। तो अगेन सपोज करें आपके पास वही n+1 डेटा पॉइंट्स हैं और आपके पास y के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये y के n+1 डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है। तो बस आपको ये y गिवन है और फर्ज करें कि आपको इस y को डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है। अब आप y को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x तो गिवन ही नहीं है। y के बारे में तो जस्ट आपको ये n+1 पॉइंट्स गिवन है, तो मैं y को डिटरमिन कैसे करूंगा। तो जब आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन ना हो तो फिर ये यानी कि वो एक कंडीशन ये है कि जब आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि देखें अगर x की फॉर्म में गिवन होता तो आप डिफरेंशिएट कर लेते एग्जैक्टली, मगर जब x की फॉर्म में गिवन ही नहीं है तो फिर आप यकीनन एग्जैक्टली तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब आप उसको न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड ये होता है कि बाज औकात y इतना डिफिकल्ट फंक्शन गिवन हो सकता है x का कि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऑल्दो अब इस जमाने में ये बात कहना इतना वो सही नहीं है, क्योंकि अब तो मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, मैथमेटिका, मैटलैब, मैपिल, मैथकिट और भी सॉफ्टवेयर हैं कि जिनमें बस आप जो है बस फंक्शन इंसर्ट करें, उनकी प्रोग्रामिंग करें और वो मैथमेटिका या मैटलैब आपको डिफरेंशिएट करके दे देते हैं। मगर भारत प्रोग्रामिंग तो आपको फिर भी करनी पड़ती है ना, टाइपिंग तो करेंगे तो जब भी तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। और मगर बाज़ औक़ात आपके पास इतना टाइम फर्ज करें किसी के पास ना हो कि वो फंक्शन प्रोग्रामिंग करे और फंक्शन को लिखे और फिर डिफरेंशिएट करे। तो इस सूरत में भी कि जब आपका y इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो कि उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप फिर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि पहली कंडीशन में तो जब सिर्फ y के डेटा पॉइंट्स गिवन है तो जब भी आप न्यूमेरिकल, जब तो आपको जाना ही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। और सेकंड ये कि y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है मगर बहुत डिफिकल्ट गिवन है, जब भी आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज आपको ये n+1 y के डेटा पॉइंट्स गिवन है और मैं y को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो मैं y को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। आई होप कि आप लोगों को जहन में कुछ आ रहा होगा कि आप सबको मालूम है कि, और फर्ज करें कि आप यानी कि y को ना इंटरपोलेट कर रहे हैं। अभी हम एक्स्ट्रापोलेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन जब आपने पहले भी नहीं पढ़ा तो अभी भी हम एक्स्ट्रापोलेशन की बात नहीं कर रहे। तो आपका पहले काम क्या होगा कि y की इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल डिटरमिन कर लें, क्योंकि देखें आपने y को इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल मेथड जो स्टडी किए थे, आपने इंटरपोलेशन में वो 4 मेथड स्टडी किए थे, लेग्रांज, हार्मिट, न्यूटन और क्यूबिक स्प्लाइन मेथड। तो देखें अब मुझे क्योंकि y को डिफरेंशिएट करना है और y एज ए फंक्शन ऑफ x तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो मैं पहले क्या करूंगा, तो y को एज ए फंक्शन ऑफ x डिटरमिन करूंगा। और वही y को एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे डिटरमिन करते हैं, आप पहले आपने क्या किया था, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन किया था कि y को एज ए पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो आपने y के लिए स्टडी किए थे और उनमें से हम लेग्रांज, हार्मिट या वो क्यूबिक स्प्लाइन यूज नहीं करेंगे बल्कि न्यूटन्स के यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल यूज करेंगे। न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल का मतलब क्या है
कि आप y को एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे, यानी एक पोलिनोमियल की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। फाइनली जब आपको y एज ए पोलिनोमियल मिल गया तो आप उसको क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि जब आपको y के बारे में सिर्फ n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन है तो आपने वही करना है कि क्योंकि मुझे तो y को डिफरेंशिएट करना है और मैं जब भी डिफरेंशिएट करूंगा जब y मुझे किसी फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा, तो हमने वही डिसाइड किया है कि हम y को ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिटरमिन कर लेंगे। और y को ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिटरमिन करने के आपने ये 4 मेथड स्टडी कर लिए, लेग्रांज, आर्मिट, न्यूटन और क्यूबिक स्प्लाइन मेथड। तो हम इनमें से न्यूटन मेथड यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, जब y एज ए फंक्शन ऑफ x या इन दी पॉलिनोमियल ऑफ x मिल जाएगा तो फिर y को फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, सेकंड डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिस ऑर्डर की डेरिवेटिव आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, उसमें फिर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे पहले कि अब हम वो फार्मूलाज डाइव करें, मैं आपको पहले एक जनरल फिलोसफी एक्सप्लेन कर दूं। अब देखिए मैं आपको वर्ड पर लेकर जा रहा हूं, आप सब मुझे कंफर्म कीजिएगा कि वर्ड पर आपको ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं अब आपको वर्ड पर लेकर चलता हूं। तो देखें आपको ये वर्ड की ये पेज नजर आ रहा होगा, आई होप। तो देखें इस वर्ड में हम जो है ना अभी जब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सबको याद होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जब हम याद कर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्योंकि हमारे को टेबल में वही n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन है, तो जब n+1 टेबल में डेटा पॉइंट्स गिवन है तो आप टेबल को कितने हिस्सों में ब्रेक करते हैं, सही है, आप सबको याद होगा ना। हमने जब इंटरपोलेशन किया था वहां पर टेबल को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया था, 3 पार्ट्स में, कि जब आपने y की वैल्यू नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल डिटरमिन करना हो, व्हेन y की वैल्यू नियर द एंड ऑफ द टेबल डिटरमिन करना हो, या y की वैल्यू नियर द सेंटर ऑफ द टेबल डिटरमिन करना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आज जब आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है ना तो आपने क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि आपने जो y को डिफरेंशिएट करना है वो किस पॉइंट पे करना है टेबल के, नियर द इनिशियल, नियर द एंड ऑफ द टेबल और नियर द सेंटर ऑफ द टेबल। तो अगर आप नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस सूरत में आप ये न्यूटन, ये k नहीं है ये न्यूटन है, आपने न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूलाज यूज करेंगे बिल्कुल वही वाले। और अगर आपने नियर द एंड ऑफ द टेबल डिटरमिन करना है तो आप न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूलाज यूज करेंगे। और अगर आपने नियर द सेंटर ऑफ द टेबल y को डिफरेंशिएट करना है तो फिर इस सूरत में न्यूटन फार्मूलाज नहीं होते बल्कि स्टर्लिंग सेंटर फार्मूलाज हम यूज करेंगे। अच्छा, अब जब ये बात आ गई तो देखें आप सब ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जो टेबल है ना उस टेबल में अब देखें इसका मतलब है टेबल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, इनिशियल ऑफ द टेबल, सेकंड पार्ट क्या है, एंड ऑफ द टेबल, और थर्ड पार्ट क्या है, सेंटर ऑफ द टेबल। तो जब आप यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में इन तीनों यानी कि पॉइंट्स पर आप टेबल की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास उसमें भी देखें 2 केसेस बनते हैं, या तो आप देखें नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल होंगे मगर जो पॉइंट होगा आपका वो जर्नल पॉइंट होगा। तो देखें आपका, तो इसलिए न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला बनेंगे, उसके 2 केसेस बनेंगे, कौन कौन से, एनी जर्नल पॉइंट एक्स नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल, ये जर्नल पॉइंट होगा एक्स मगर ये नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल होगा। और सेकंड केस क्या बनेगा कि जब आप एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट पर होंगे, तो देखें जब आप इनिशियल ऑफ द टेबल पर होंगे तो वही 2 केस बनेंगे, एनी जर्नल पॉइंट एक्स नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल, और फिर क्या होगा, एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट। इसी तरह से जब आप न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे तो अब क्या होगा, आप किसी भी एट एनी जर्नल पॉइंट एक्स बट नियर द एंड ऑफ द टेबल होगा, जिस तरह से यहाँ पर इनिशियल पे कि एनी जर्नल पॉइंट एक्स था वो इनिशियल था, ऐसे ही एनी जर्नल पॉइंट एक्स नियर द एंड ऑफ द टेबल होगा। और सेकंड केस क्या होगा, एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट या एग्जैक्टली एट लास्ट पॉइंट एक्स एन पर आप होंगे, जिस तरह से यहाँ पर एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पर होंगे एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट एक्स है। इसी तरह से जब आप सेंट्रल फार्मूला यूज कर रहे होंगे तो नेम से तो कंफ्यूज ना हो, न्यूटन हो, स्टर्लिंग हो या बेसिल हो, तो सेंट्रल में भी फिर 2 केसेस बनेंगे। पहला केस तो वही बनेगा, एट एनी जर्नल पॉइंट एक्स होगा, एट एनी जर्नल पॉइंट एक्स नियर द सेंटर ऑफ द टेबल होगा, एट एनी जर्नल पॉइंट एक्स नियर द सेंटर ऑफ द टेबल होगा, या फिर क्या होगा, एग्जैक्टली एट सेंटर पॉइंट एक्स नोट। याद रहे हमने इनिशियल पॉइंट को भी एक्स नोट से डिनोट किया है, सेंटर पॉइंट को भी एक्स नोट से डिनोट किया है। तो देखें
आपका टेबल 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और हर पार्ट जो है उसमें 2 केसेस बने, या तो वो जनरल पॉइंट होगा या पर्टिकुलर पॉइंट होगा। मसलन अगर आप इनिशियल टेबल ऑफ द टेबल पर हैं तो जनरल पॉइंट नियर द इनिशियल होगा, और जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर आप एंड ऑफ द टेबल पर हैं तो जो जनरल पॉइंट होगा वो नियर द एंड ऑफ द टेबल होगा, और एग्जैक्टली पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा, वो फाइनल पॉइंट एक्स एन होगा। और अगर आप सेंटर ऑफ द टेबल पर हैं तो आपका जो जनरल पॉइंट होगा एक्स, वो नियर द सेंटर ऑफ द टेबल होगा, और जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा। अच्छा, अब आप देखें, नोट करें, क्योंकि हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं तो डेरिवेटिव की ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर का, एंड सो ऑन। तो देखिए आप सब नोट करें, क्योंकि जब हम नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल होंगे और इनिशियल ऑफ द टेबल के लिए जो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे उनको हम फॉरवर्ड फार्मूला ही कहेंगे, और ये भी फिर 2 केसेस में, या तो वो जनरल पॉइंट पर होगा या एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट पर होगा। तो आप सब देखें, नोट करें, जब आप फर्ज करें कि नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है और उसमें भी जनरल पॉइंट पर है, तब आप जब आप जनरल पॉइंट के फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना, तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, तो जो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला होगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला जैसे टाइप करूं, अगर टाइप डी वाई ओवर डी एक्स, तो देखें ये मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है। इसी तरह से फिर अगर मैं डी स्क्वायर करूं, बहरहाल आप सब यहाँ पर जो है ना आप ये देख रहे हैं, तो देखें, जब आप नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल होंगे और इसमें भी 2 केसेस बन रहे हैं, जनरल पॉइंट बन रहा है, तो देखें जनरल पॉइंट में भी फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ना, मैं उस फार्मूले को कहूंगा F1 विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि ये फॉरवर्ड फार्मूला है तो F1 कहूंगा। इसी का अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो मैं उसको कहूंगा F2, और क्योंकि मैं सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक छोड़ दूंगा, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर वो कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, वो आपको फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक बताऊंगा, तो जो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला होगा मैं उसको क्या कह दूंगा, F2 होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं एग्जैक्टली अब इनिशियल पॉइंट पर आऊंगा तो इसका भी पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला ड्राइव करूंगा, तो उस फर्स्ट ऑर्डर फार्मूले को, मगर जो कि एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट होगा उसको मैं F3 कह दूंगा, और जो सेकंड ऑर्डर का होगा उस फार्मूले को मैं क्या कह दूंगा, F4 कह दूंगा। तो देखें आप सब ये सीक्वेंस समझ लें ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि इन फार्मूलाज की अभी हम डेरिवेशन करने वाले हैं और आसान से डेरिवेशन है, और ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो जो आप जनरल पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर होंगे उसको मैं F1 कहूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर होंगे उसको F2 कहूंगे, और जब आप एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट होंगे तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को F3 कहेंगे, और एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को F4 कहेंगे। यही सीक्वेंस हम न्यूटन बैकवर्ड में रखेंगे कि जब आप नियर द एंड ऑफ द टेबल हैं और किसी भी जनरल पॉइंट X पर हैं तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं B1 कहूंगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को B2 कहूंगा, और इसी तरह से एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट XN पर जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे उसके फर्स्ट ऑर्डर को मैं B3 कह दूंगा, उसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं B4 कह दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन नियर द सेंटर ऑफ द टेबल कैलकुलेट कर रहे हैं और अब आप किसी भी जर्नल पॉइंट पर हैं तो मैं उसको, और जर्नल पॉइंट के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर हैं मैं उसको C1 कह दूंगा, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर है तो मैं उसको C2 कह दूंगा। मगर अगर आप एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट पर x नोट पर हो, सेंटर पॉइंट पर, तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं C3 कह दूंगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को C4 कह दूंगा। इन जनरल अब आप सब समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या फार्मूलाज का स्ट्रक्चर बना है कि जो F1 F2 होंगे वो जनरल पॉइंट पर होंगे, और जो 3 and 4 होंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट पर होंगे। मसलन अगर आप नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल हैं तो जो जनरल पॉइंट के फार्मूलाज होंगे वो F1 F2 होंगे, और एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट के क्या होगा, x नोट होगा। और इसी तरह से एंड ऑफ द टेबल पर है तो जनरल पॉइंट के B1 B2 होंगे, और एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट पर B3 B4। और यही चीज जो है सेंट्रल में भी होगा कि अगर जनरल पॉइंट पर है तो C1 C2, और पर्टिकुलर पॉइंट यानी एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर है तो उसको x नोट हम कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये आसान सा एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो अब हम जो है इनकी फार्मूलाज की पहले डेरिवेशन करते हैं और फिर एग्जाम्पल करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इन 2 लेक्चर में जो 10-10 तक हमारा एंड होने वाला है
हम ये सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का यानी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए अब हम जो है चलते हैं नोट्स की तरफ। तो अब मैं आपको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। आई होप कि आपको मेरे अब ये नोट्स नजर आ रहे होंगे। देखें ये सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर 1 न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। अब देखें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज लिखने के बाद मैंने आप सबके सामने वही n+1 डेटा पॉइंट्स लिखा है। और क्योंकि ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन है तो मैं यहाँ पर जो y का फार्मूला लिखूंगा वो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लिखूंगा। और इत्तेफाक से आप बिल्कुल अभी पिछले चैप्टर में न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ये आप पढ़कर आ रहे हैं। देखें ये लिखा हुआ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पोलिनोमियल फार्मूला किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है y नॉट p डेल्टा y नॉट p माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट एंड सो ऑन। और इसमें p किसके इक्वल होता है? क्योंकि फॉरवर्ड है तो किसके इक्वल होता है? x माइनस एक्स नॉट ओवर h। सही है। अच्छा अब मुझे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए? dy ओवर dx चाहिए। ये आपको dy ओवर dx नजर आ रहा है। तो देखिए आप सब नोट करें कि ये जो y है ना, इस y में आपको डायरेक्टली x नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चेन रूल यूज करूंगा क्योंकि मुझे तो इसमें सिर्फ p नजर आ रहा है और p एक्चुअली x का फंक्शन है। आप देख रहे हैं p यहाँ पर x का फंक्शन है। याद रहे x नॉट और h ये कांस्टेंट है क्योंकि x नॉट जो होता है ये डेटा पॉइंट है, ये कांस्टेंट है, और h भी फिक्स डिस्टेंस होता है, ये भी कांस्टेंट है। बस ये x वेरिएबल है। तो देखें y जो है ना आपको p नजर आ रहा है, इसलिए p की फॉर्म में नजर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर चेन रूल यूज करूंगा। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है dy ओवर dx तो मैं यूं कैलकुलेट करूंगा dy ओवर dp क्योंकि ये डायरेक्टली p का फंक्शन है, और फिर क्या लिखूंगा? dp ओवर dx। चेन रूल यूज करेंगे। सही है। अब आप समझ गए। अब मुझे बताएं फिर मुझे क्या चाहिए? dp ओवर dx। तो इस p को जब x से डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ओवर h। क्योंकि देखें x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 और x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो एक फिक्स पॉइंट है। तो आपके पास dp ओवर dx कितना आ जाएगा? 1 ओवर h, और ये चीज ऐसे रह जाएगी dy ओवर dp। तो अब इसका मतलब क्या है कि मुझे dy ओवर dx के लिए क्या चाहिए? dy ओवर dp। बस मुझे इस y को क्या करना है? p से डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखें मैं आपको सिर्फ 2 टर्म से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी टर्म्स आप सब खुद समझ जाइएगा, खुद ड्राइव कर लीजिएगा क्योंकि जाहिर बात ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज तो है ही नहीं। तो मैं आपको सिर्फ 2 टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे देखें मैंने 1 ओवर h एज इट इज लिखा है, ये देखें 1 ओवर h। अब मुझे dy ओवर dp, अब मुझे y को डिफरेंशिएट करना है। देखिए जब y को डिफरेंशिएट करेंगे y नॉट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। सही है, इसलिए वो तो लिखा नहीं। यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे p का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। सिर्फ क्या बचेगा? डेल्टा y नॉट। देखें डेल्टा y नॉट। इसी तरह से आप आते हैं थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म को इमेजिन करें, इसको p से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? p स्क्वायर माइनस p, और बाकी ये तो ऐसे रहेंगे। फिर इसको p से डिफरेंशिएट कर दें तो p स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2p, और इसका रिजल्ट यहाँ p होगा तो उसका कितना आएगा? -1, और 2 फैक्टोरियल की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, और डेल्टा स्क्वायर y नॉट एज इट इज। बिल्कुल इसी तरह से इस थर्ड टर्म में इनको मल्टीप्लाई करें और p से डिफरेंशिएट कर दें, ये वाला रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पर फोर्थ टर्म होगा, आप समझ गए। फोर्थ टर्म क्या होगा? p-1, p-2, p-3 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल्टा फॉर y नॉट। उसको फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। ये जो लिखा है वो मैंने वहां तो नहीं लिखा मगर यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से फिर जो फिफ्थ टर्म होगी या 6 टर्म होगी उनमें भी पीस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा। और इसी तरह से बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन प्लस करके। देखिए ये मैंने एंड सो ऑन लिखा है और इस फार्मूले को क्लोज कर दिया है। और ये वाला फार्मूला जो है ये F1 कहलाएगा क्योंकि इस फार्मूले को मैंने ये जो है ये फॉरवर्ड फार्मूला है, और ये फार्मूला कब है? जर्नल पॉइंट नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है। तो ये जो है ये F1 फार्मूला है। F1 का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये कोई भी जर्नल पॉइंट है बट नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया फॉर एनी जर्नल पॉइंट नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल। अब अगर मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? तो देखिए मैं आपको सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन तक बता देता हूँ, बाकी आप थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर वो आपको ड्राइव कर लेंगे, जाहिर बात है। अच्छा तो अब हम आ जाते हैं। तो ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। अब मुझे बिल्कुल इसी तरह से मैं सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा। बताएं सेकंड ऑर्डर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इंटर से आप सब जानते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब क्या है? मैं उसको यूं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। मगर याद रहे डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल था? इसके इक्वल था 1 ओवर एच डी वाई ओवर डी पी। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर एच डी वाई ओवर डी पी। अच्छा उसके बाद देखें मेरे ये नोट्स फेयर नहीं है तो बहरहाल आई एम सॉरी। तो अब देखें मैं अब आपको यहाँ रेड कलर से जरा आप सब आ जाएं। तो देखें अब जब मैं इसको लिखूंगा
तो देखिए ये 1/h तो क्योंकि कांस्टेंट है, ये मैंने आउटसाइड लिख दिया, आप देखेंगे ये लिखा हुआ 1/h, और क्या बन जाएगा d/dx, और क्या आ जाएगा dy/dt मेरे पास आ जाएगा। अब फिर मुझे आप सब ये बताएं, तो देखिए ये फिर मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ ये चीज दोबारा, क्या बनेगा 1/h d/dx dy/dp, मगर अगेन याद रहे कि मैं इस dy/dp को डायरेक्टली x से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि dy/dp ये लिखा हुआ, दिस इज dy/dp, ये जो आपको नजर आ रहा है ये dy/dp है, तो ये भी सिर्फ ये p का फंक्शन है, डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली p का फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर भी चेन रूल यूज करूंगा। तो जब आप चेन रूल यूज करेंगे क्या बनेगा, देखें 1/h, और मैं इस d/dx को कैसे लिख सकता हूँ, यूं लिख सकता हूँ dp/dx d/dp। देखें क्यों, क्योंकि ये dp इस dp से क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा क्या, वही d/dx ही बचेगा। तो इसलिए इस d/dx को बाय चेन रूल में कैसे लिख सकता हूं, dp/dx d/dp। तो देखिए आप मुझे बताएं dp/dx अगेन फिर किसके इक्वल आएगा 1/h के, तो 1/h कितना हो जाएगा, देखें ये लिखा हुआ 1/h स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ये भी d/dp, ये भी dy/dp, ये बन जाएगा d स्क्वायर। देखें यहाँ पर ये फिर मैंने रेड कलर से लिखा हुआ ये, तो ये मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, देखें क्या बन जाएगा dp/dx, तो 1/h, और 1/h कितना हो जाएगा 1/h स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा d² y/dp स्क्वायर, तो ये बन जाएगा d² y/dp स्क्वायर। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर के फार्मूले में मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/h स्क्वायर, और अब मुझे करना क्या है एक्चुअली d² y/dp स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या चीज है, दिस इज dy/dp, दिस इज dy/dp, इसको अगेन एक बार और हम p से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए मैं इसका भी सिर्फ बस एक दो टर्म आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप खुद समझ जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इस dy/dp को अगेन p से डिफरेंशिएट करना है। तो देखें आप इसको गौर से देखें, जब आप डेल्टा y नोट को p से डिफरेंशिएट करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 0। अब आप आ जाए सेकंड टर्म पे, जब आप इसको p से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें p का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और -1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डेल्टा² y नोट, ये देखें डेल्टा² y नोट। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म को, इसको भी p से डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। वो जाहिर बात है आप समझ गए, मुझे सारी कैलकुलेशन ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर इस नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, इस नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर का फार्मूला बन गया, सेकंड ऑर्डर का फार्मूला बन गया फॉर एनी जर्नल पॉइंट x नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल के लिए। तो दिस इज f2 है आपका, क्योंकि देखिए हमने आपसे कहा था ना कि पहले हमारा सीक्वेंस कैसे बने चलेगा, f1 f2 और फिर क्या आएगा f3 f4। तो ये जो f1 f2 फार्मूलाज हमने ड्राइव किए ये नियर दी ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाए हैं नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल फॉर एनी जर्नल पॉइंट x के लिए। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट, देखें मुझे आप सब, तो ये f1 f2 जर्नल पॉइंट के लिए। अब हम जो है f3 f4 ड्राइव करते हैं एग्जैक्टली एट पर्टिकुलर पॉइंट, जिसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा। तो देखें जब आप पर्टिकुलर पॉइंट और एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट पर होंगे तो आपका x किसके इक्वल हो जाएगा, x नॉट के, क्योंकि अब तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट, कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट पर। एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट होने का मतलब क्या है कि x किसके इक्वल होगा, x नॉट के। मगर मुझे बताएं व्हेन x किसके इक्वल होगा, x नॉट के, तो p किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x नॉट के इक्वल है तो p किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इसका मतलब है दिस रिजल्ट प्रोवाइड अस के p किसके इक्वल होगा 0 के, और p इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जस्ट आपने क्या करना है इस f1 में और f2 में p की जगह 0 पुट कर दें। तो जब आप इस f1 और f2 में p की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला, जब आप फर्स्ट ऑर्डर में p की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको ये f3 मिल जाएगा। जब आप इस f2 में यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में p की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको ये f4 मिल जाएगा। तो याद रखिएगा जो पर्टिकुलर पॉइंट के फॉर्मूलाज होते हैं ना वो हमेशा जनरल पॉइंट के फार्मूला से ड्राइव होंगे। बस उस जनरल पॉइंट में कभी आप इनिशियल पॉइंट x नॉट पुट करेंगे, कभी फाइनल पॉइंट xn पुट करेंगे, कभी सेंट्रल पॉइंट x नॉट पुट करेंगे।
तो बस ये जैसे आइडिया है। तो देखिए क्योंकि ये F1 F2 है ना, ये तो किसी भी जर्नल पॉइंट के लिए हमने ड्राइव किया है। तो अगर आपने पर्टिकुलर पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट पर डिटरमिन करना है तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जस्ट एक्स नॉट, और उसका मतलब ये है कि बस पी की जगह आपने इसमें इन फार्मूलाज में 0 पुट कर दें तो ये सिंपल फार्मूलाज आपके सामने बन जाएंगे जो आप देख रहे हैं। तो ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स, और ये किस पॉइंट पर एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर। फार्मूला क्या बना, 1 ओवर एच डेल्टा वाई नॉट माइनस हाफ डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 1 ओवर 3 डेल्टा 3 वाई नॉट माइनस 1/4 डेल्टा। और इस फार्मूले में सिमेट्रिक देखें क्या है, ये डेल्टा वाई नॉट माइनस हाफ डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 1/3 डेल्टा 3 वाई नॉट माइनस, अब फिर प्लस 1/6 आप समझ गए। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस 1/6 डेल्टा 6 वाई नॉट, फिर आएगा प्लस 1/7 डेल्टा 7 वाई नॉट एंड सो ऑन। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर में पी की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट के लिए फार्मूलाज होगा। बाकी आप सब समझ गए कि देखें जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो इसका इनिशियल कोएफिशिएंट कितना है, 1 ओवर एच। जब आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका इनिशियल कोएफिशिएंट कितना है, 1 ओवर एच स्क्वायर। आप समझ गए अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो उसका इनिशियल कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 ओवर एच की पावर 3। और क्या करेंगे, इस डी, ये क्या चीज है, ये चीज आपको नजर आ रहा है, ये है डी स्क्वायर y ओवर डी पी स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p है। तो थर्ड ऑर्डर में इसी चीज को एक बार और p से डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड ऑर्डर का बन जाएगा। फोर्थ ऑर्डर में कोएफिशिएंट 1 ओवर h की पावर 4 बनेगा और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे एंड सो ऑन। तो आप सब ये समझ गए। तो अब आप देखें जब आप फॉरवर्ड का फार्मूला समझ गए तो बाकी बैकवर्ड और सेंट्रल की बिल्कुल सेम फिलोसफी है, सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे कोई वो समझाने की जरूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये देखें फॉरवर्ड के फार्मूलास कंप्लीट हो गए, दैट वैलिड ओनली नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल। जो F1 F2 है वो जर्नल पॉइंट के लिए वैलिड है, जो F3 F4 है वो एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट के लिए वैलिड है। अब आप आ जाए न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के लिए। फर्स्ट करें लेट सपोज कि आपके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है नियर द एंड ऑफ द टेबल, और नियर द एंड ऑफ द टेबल में भी आपने किसी भी जर्नल पॉइंट पर, अभी हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे, आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है बट नियर द एंड ऑफ द टेबल परफॉर्म करना है। तो क्योंकि नियर द एंड ऑफ द टेबल परफॉर्म करना है तो मुझे y की वैल्यू नियर द एंड ऑफ द टेबल के लिए मालूम होनी चाहिए। तो y की वैल्यू या y की पॉलिनोमियल फॉर्म दैट वैलिड नियर द एंड ऑफ द टेबल इज कॉल्ड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फार्मूला। ये मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल फार्मूला लिखा है और इसकी डेरिवेशन तो अभी हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल रिसेंटली ही पढ़ा है, तो इसलिए आप सबको ये पता ही होगा कि ये न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला है। बस अब मैं क्या करूंगा, और इसमें याद रहे बैकवर्ड फार्मूले में पी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच। और अगेन याद रहे ये जो एक्स एन होता है ये फिक्स नंबर होता है, इसलिए जब मैं पी को एक्स से डिफरेंशिएट करूंगा ना, डी पी ओवर डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव अभी भी 1 ओवर एच आएगा क्योंकि एक्स एन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो देखें इसका भी वही चेन रूल हम यूज करेंगे, बिल्कुल अब सेम डेरिवेशन है। कि मुझे बताएंगे जब ये y जो है जो कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल है वैलिड नियर द एंड ऑफ द टेबल, और इसको मैं डिफरेंशिएट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, बाय चेन रूल dy ओवर dp dp ओवर dx, और अगेन dp ओवर dx किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर h के, और dy ओवर dp आ जाएगा। फिर आप इसी p को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, और अब मुझे ये डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर डिफरेंशिएशन है तकरीबन जैसे आपने ऊपर करी थी। तो ये आपके पास dy ओवर dx का ये फार्मूला आ जाएगा, एंड दिस फार्मूला आप समझ गए इज b1 फार्मूला। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला है कि आप इससे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं नियर द एंड ऑफ द टेबल फॉर एनी जर्नल पॉइंट एक्स। बिल्कुल इसी तरह से अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए यही वाला चेन रूल आपने याद रखना है अपने पास, सही है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएं आपसे क्या कहता है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 ओवर एच, देखें ये लिखा हुआ 1 ओवर एच डी स्क्वायर वाई ओवर डी पी स्क्वायर। तो देखें मैंने यही वाला फार्मूला अगेन यूज किया है। तो देखें ये सेकंड ऑर्डर फार्मूला जो यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, मगर आप आई होप कि आप समझ रहे हैं कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एच स्क्वायर, और फिर यहाँ ये जो चीज लिखी है आप समझ गए ये क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी पी स्क्वायर। और ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी पी स्क्वायर ये चीज कैसे डिटरमिन करी होगी कि इस वाली चीज को, ये जो इस वाले एक्सप्रेशन को हमने अगेन पी से डिफरेंशिएट कर दिया होगा। तो आपने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वाला रिजल्ट आ गया, और आप समझ गए दिस इज B2 हमारा। तो इस B2 से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं नियर द एंड ऑफ द टेबल फॉर एनी जनरल पॉइंट x। और आप फर्ज करें
कि मुझे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट एक्स एन पर। तो अगर एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट एक्स एन पर कैलकुलेट करना है, इस केस में x किसके इक्वल होगा, एक्स एन के, और जब x एक्स एन के इक्वल होगा तो p किसके इक्वल हो जाएगा, वही 0 के इक्वल, क्योंकि देखें p किसके इक्वल है, x माइनस एक्स एन ओवर एच। तो जब आपका x एक्स एन के इक्वल हो जाएगा तो p किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि सेम स्ट्रेटेजी हमने जैसे फॉरवर्ड फॉर्मूलाई में करी थी वो हम यहाँ पर भी करेंगे कि जस्ट आप क्या करें, b1 b2 में p की जगह आप 0 पुट कर दें, तो आपके पास ये वाले जो फार्मूलाज आ जाएंगे। जब आप b1 में p की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको b3 मिल जाएगा, जब आप b2 में p की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपको b4 मिल जाएगा। और ये दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं, एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट एक्स एन के लिए वैलिड है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब है अब तक आपने 8 फॉर्मूलाज स्टडी कर लिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये 8 के 8 फार्मूलाज ही याद कर रहे हैं? तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि आपने दो ही फॉर्मूलाज याद करने हैं, और वो दो फॉर्मूलाज कौन से होंगे, देखें बस ये वाले F1 F2 आप अगर याद कर लें तो बाकी खुद जनरेट होंगे। देखें बाकी कैसे क्रिएट होंगे, कि देखें आपको F1 F2 अगर मालूम है ना, और F1 F2 कब वैलिड है आपके पास, नियर दी इनिशियल ऑफ द टेबल फॉर एनी जनरल पॉइंट एक्स। तो ये फॉर एनी जनरल पॉइंट एक्स के फार्मूलाज है। तो अब आपने अगर F3 F4 बनाना है तो बताएं F3 F4 कैसे जनरेट करेंगे, कि जस्ट क्या करेंगे, आपने F1 F2 अपने सामने लिखे, उसमें P की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो आपके F3 F4 जनरेट हो जाएंगे। और अगर आपने B1 B2 जनरेट करने हैं तो आपने करना क्या है, ये वही है जो मैंने आपको न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जब फार्मूला डिस्कस किया था, आपको बताया था कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड फार्मूलाज कैसे बनाते हैं। तो आपने देखिए क्या करना होगा, बस आपने ये 3 चीजें परफॉर्म करना होगी, कि आपने क्या करना होगा, वाई नोट को किससे रिप्लेस करना होगा, वाई एन से, नंबर 1। नंबर 2, डेल्टा को किससे रिप्लेस करना होगा, डेल से। और नंबर 3, जहां जहां माइनस साइन है उन सबको किससे रिप्लेस कर दें, प्लस से। तो आपने जहां जहां बस माइनस साइन है उसको प्लस से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका F1 F2 जो है वो B1 B2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें B1 B2 में आपको कहीं पर भी माइनस साइन नजर ही नहीं आ रहा होगा। बस आपने करना है, तो मैं रिपीट कर दूं, ये देखें यहाँ ये रेड कलर से लिखा हुआ भी है। अगर आप ये इन 3 चीजों को रिप्लेस कर दें, देखिए फॉरवर्ड में क्या करें, डेल्टा को डेल से रिप्लेस कर दें, वाई नोट को वाई एन से रिप्लेस कर दें, और माइनस को किससे रिप्लेस कर दें, प्लस से रिप्लेस कर दें, तो आपको B1 B2 मिल जाएगा। और फिर आप समझ गए कि B3 B4 तो आपको कैसे ड्राइव करेंगे, कि जस्ट B1 B2 में P की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0, तो आपके पास B3 B4 मिल जाएंगे। तो ये आपके पास B3 B4 आपको फार्मूला मिल गए। बिल्कुल इसी तरह से अब देखें मैं आपको बताने लगा हूं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अगर आपने नियर द सेंटर ऑफ द टेबल डिटरमिन करना है तो आपने क्या करना है। तो पहले तो देखें, सबसे पहले नोट करें, मुझे वो पॉलिनोमियल मालूम होना चाहिए दैट वैलिड नियर द सेंटर ऑफ द टेबल। तो देखें उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा था कि न्यूटन फॉर्मूलाज हमारे पास नहीं होते, बल्कि दैट फॉर्मूलाई अल्कोहल स्टर्लिंग फॉर्मूलाई और बेसिल फॉर्मूलाई। तो देखिए हमारे पास चॉइस थी कि हम स्टर्लिंग भी यूज कर सकते थे, बेसिल भी यूज कर सकते थे, या दोनों ही यूज कर सकते थे। मैंने बहरहाल यहाँ पर सिर्फ स्टर्लिंग फॉर्मूलाई को प्रेफर किया। बेसिल भी मैं लिख सकता था, या चाहता सिर्फ बेसिल लिख देता था, मगर जैसे क्योंकि आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाना था, मैं बेसिल स्टर्लिंग लिखूं या दोनों लिखूं या किसी एक को लिखूं, आप समझ जाएंगे। मैंने स्टर्लिंग लिखा है। देखें ये मैंने स्टर्लिंग फॉर्मूला लिखा है, दिस इज कॉल्ड स्टर्लिंग इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर्मूलाई वैलिड नियर द सेंटर ऑफ द टेबल। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मूला है। जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा दैट वैलिड ओनली नियर द इनिशियल नियर द सेंटर ऑफ द टेबल। ये मेरे पास जो है फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले में जो आपको P नजर आ रहा है, P किसके इक्वल है, x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। मगर नोट करें क्योंकि ये सेंट्रल फार्मूला है, तो इस सेंट्रल फार्मूले में एक्स नॉट आप समझ गए कि ये इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि देखिए मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है एक्स नॉट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टेबल है। सही है, एक्स नॉट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टेबल। अब मुझे क्या करना है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो वही चेन रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, चेन रूल, कि dy ओवर dx किसके इक्वल आएगा, dy ओवर dp, dp ओवर dx। अभी भी हमारे पास जब आप dp ओवर dx कैलकुलेट करेंगे, x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो dp ओवर dx कितना आ जाएगा, 1 ओवर h। और dy ओवर dp यानी कि इस y को जब आप p से डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं। और इस फार्मूले को जरा और से नोट करें, इसमें है क्या चीजें, y नॉट डेल्टा y नॉट डेल्टा y माइनस 1
डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल्टा वाई माइनस वन, डेल्टा 3y माइनस टू, डेल्टा 4y माइनस टू एंड सो ऑन। भारत ये भी डेल्टास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव वाले अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आप समझ जाएंगे। फिलहाल तो आप फार्मूले की डेरिवेशन समझ लें, बस हमने वही किया है, चेन रूल यूज किया है और इस y को p से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये मुझे फार्मूला C1 मिल गया है। और C1 का मतलब क्या है कि ये फार्मूला फर्स्ट, इस फार्मूले की हेल्प से आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर सकते हैं नियर द सेंटर ऑफ द टेबल फॉर एनी जर्नल पॉइंट x के लिए। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो वही जो आपको ऊपर सेकंड ऑर्डर के चेन रूल बताए हुए हैं उससे आप कैलकुलेट करेंगे, और उसका फार्मूला किसके इक्वल आएगा, 1/h²। और इस dy/dp को, dy/dp को अगेन आप p से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन लिखा हुआ है। तो ये आपके पास जो है, यानी कि अगेन जब आप इसको p से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये सेकंड ऑर्डर फार्मूला मिल जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, C2 मिल जाएगा। और C2 की हेल्प से आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हैं नियर द सेंटर ऑफ द टेबल फॉर एनी जनरल पॉइंट x। अब नाउ लेट सपोज कि आपने एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट x नोट पर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इस सूरत में क्या होगा कि x किसके इक्वल हो जाएगा, x नोट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x नोट के इक्वल होगा तो p किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x की जगह x नोट पुट करेंगे p 0 हो जाएगा। तो जस्ट क्या करें, C1 C2 में p की जगह आप 0 पुट कर दें तो आपको ये वाला C3 फार्मूला मिल जाएगा, ये C4 फार्मूला मिल जाएगा। इन दोनों फार्मूला की रिस्पेक्ट से आप फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हैं एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट x नोट पर। तो आप सबने बस ये सेकंड पार्ट की ये थ्योरेटिकल डेरिवेशन थी, डिस्कशन थी जो हमने कर ली, और आप सब पूरे फार्मूले की फिलोसफी समझ गए। अब जब आप ये समझ गए हैं तो मैं फिर से आपको उसी वर्ड पर उन्हीं फॉर्मूलाज को फिर से दिखाता हूँ, तो आप सब वो ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, तो ये पार्ट इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब आपको फिर से वर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ, तो आप सब देखिएगा, मैं आपको वर्ड की तरफ लेकर चल रहा हूँ। तो देखेंगे हम वर्ड की तरफ फिर से आ गए। अब आपको आई होप कि और ज़्यादा ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि देखें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला मैंने लिखा है, जो F1 F2 फार्मूलाज हैं आप समझ गए हैं। ये F1 F2 फार्मूलाज जो हैं ये नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल बट फॉर एनी जर्नल पॉइंट के लिए होंगे, मगर अगर आप एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या करें, F1 F2 में p की जगह 0 पुट कर दें तो आपको ये F3 F4 मिल जाएगा। इसी तरह से B1 B2 फार्मूलाज कब वैलिड होंगे, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है एनी जनरल पॉइंट x नियर द एंड ऑफ द टेबल के लिए। और अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जैक्टली एट फाइनल पॉइंट xn पर यानी परफॉर्म करना है तो आप क्या करें, B1 B2 में p की जगह 0 पुट कर दें तो आपको B3 B4 मिल जाएंगे। इसी तरह से किसी भी जनरल पॉइंट x नियर द सेंटर ऑफ द टेबल के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के फार्मूलाज होंगे वो C1 C2 होंगे, और एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट पर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, C3 एंड C4 होंगे, कि जिनसे आप एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर पॉइंट। तो अब हम इनसे इन फॉर्मूला से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल करते हैं, और जैसे ही वो 3 एग्जाम्पल कंप्लीट होगी ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। आप सब आई होप मुझे बताइएगा कि नोट्स आपको नजर आ रहे हैं या नहीं। हम दोबारा से नोट्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखें, आप में से मुझसे कोई कहे कि सर आपने ये पार्ट पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसकी एप्लीकेशन तो यानी कि हर जगह में, यानी कि ये है कि आपने क्या चीज पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन तो हर जगह है। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन को न्यूमेरिकली डिटरमिन करना बताया कि जब आप इसको एग्जैक्टली परफॉर्म ना कर पा रहे हो तो डेरिवेटिव तो हर जगह है, जहां पर भी डायनामिकल सिस्टम होता है, यानी जहां पर भी डायनामिक्स आ जाती है, जहां पर भी मूवमेंट आता है। क्योंकि देखिए डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, रेट ऑफ चेंज होता है। तो जितने भी डायनामिकल सिस्टम होते हैं, यानी जितनी भी चीजें मूव हो रही होती है वहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है, और जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया और उनकी वैल्यूज डिटरमिन करनी है और आप एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, या नेचर ने आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x के तौर पे नहीं दिया है, तो यकीनन फिर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ आएंगे और उनको न्यूमेरिकली डिटरमिन करेंगे। तो आप अगर मुझसे ये पूछें कि सर इस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन बताएं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन बताएं, क्योंकि जहां जहां डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होगी वही एप्लीकेशन तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की भी होगी। क्योंकि देखें उस डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन
में आप जहां पर भी बताएंगे, अब वहां पर अगर आप डेरिवेटिव एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं करेंगे तो यकीनन आप न्यूमेरिकल की ही तरफ आएंगे। तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन तो फिजिक्स, इंजीनियरिंग, साइंसेस हर जगह पर है, तो इसलिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी आप समझ लें हर जगह पर ही है, क्योंकि जहां पर भी आप ये एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं करेंगे आपको न्यूमेरिकली तो परफॉर्म करना ही होगा। तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन वही है जो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, और याद रखें कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो फिजिकल मीनिंग आप सबको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको आप जर्क भी कहते हैं समटाइम, थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मैं आप सबसे यहाँ पर भी एक बात ये कर दूं कि आप सबने फिजिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग में जितनी भी आप गवर्निंग इक्वेशन देखिएगा, चाहे वो फ्लूइड की हो, वेव मैकेनिक्स हो, जो भी हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, वहां पर अक्सर जितनी भी इक्वेशन होती है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सेकंड ऑर्डर आप जितनी भी इक्वेशन देखिएगा, आप सब सेकंड ईयर में भी याद करें, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आमतौर पर जो सॉल्व करी होंगी वो मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर तक सॉल्व कर रहे होते हैं। तो क्यों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम इन्वॉल्व इंटरेस्टेड होते हैं, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर क्यों नहीं लिख रहे होते हैं? यानी आप देखें वेव इक्वेशन को देख लें, या वन डायमेंशन या हीट इक्वेशन को देखें, तो ये सब जो है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती हैं। तो सेकंड ऑर्डर क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, हम प्रैक्टिकली देखें में कोई चीज मूव करती है तो इसका मतलब है उसमें वेलोसिटी है, मगर अगर वही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो वो एक्सेलरेशन हो गई। चलें, इसका मतलब क्या है कि मैं प्रैक्टिकली वेलोसिटी भी मैं फील कर सकता हूँ या मेजर कर सकता हूँ या एक्सेलरेशन को भी नोट कर सकता हूँ, मगर एक्सेलरेशन में भी चेंज प्रैक्टिकली आपको इतनी आसानी से नजर नहीं आएगा जब तक आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट, बहुत ज्यादा फोकस होकर नोट करेंगे। तो आप नोट करें, हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इतनी आसानी से नहीं आता है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का मतलब जर्क होता है, यानी कि वो एक्सेलरेशन में भी चेंज होता है और वो इतनी आसानी से मेजर नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा प्रैक्टिकल यानी कि इंट्यूशन है वो हमें यही सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक लीड्स करता है। इसलिए हमारे पास अक्सर जो डायनामिकल इक्वेशन होती है वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है, उनमें थर्ड ऑर्डर हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब आप आ जाए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। इस एग्जाम्पल में देखें मुझे क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टू डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1.1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1.0 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, उन्होंने मुझसे फर्स्ट टू डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कहा है। फर्स्ट टू डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं। और उन्होंने कहा कि पहले 1.1 पर कैलकुलेट करना है, फिर 1.0 पर। तो आप अगर 1.1 को देखें तो वो नियर दी इनिशियल ऑफ द टेबल है, और ये जर्नल पॉइंट है 1.1, क्योंकि ये नियर दी इनिशियल ऑफ द टेबल है और जर्नल पॉइंट है। और फिर 1.0 एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो ये एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट है। अच्छा, अब क्योंकि मैं इनके लिए मुझे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूलाज यूज करने हैं, तो मुझे इनके लिए फॉरवर्ड टेबल चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस डेटा का फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप सबके सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने टेबल बना लिया, ये मुझे डेटा पॉइंट्स गिवन थे और आप सब समझ गए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये क्या होगा, वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा 3 वाई नॉट डेल्टा 4 वाई नॉट डेल्टा 5 वाई नॉट। ऑल दो टेबल तो हमारे पास डेल्टा 5 तक बना है, मगर डेल्टा 4 और डेल्टा 5 की क्वांटिटीज आप देख रहे हैं 0 है। इसका मतलब है आप जो फॉर्मूलाज एक्सपेंड करेंगे वो सिर्फ डेल्टा की पावर कितने तक एक्सपेंड करेंगे, 3 तक, क्योंकि 4 और 5 आपके 0 है इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल उसके बाद इस टेबल से ये जो डायगोनल की वैल्यूज है जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट है, उन वैल्यूज को मैंने आपके सामने ये रेड कलर से आप देख रहे हैं लिखा हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर देखें, मैं सबसे पहले क्योंकि कैलकुलेशन किस पॉइंट पर स्टार्ट कर रहा हूँ 1.1 पर, तो मैंने पी कैलकुलेट कर लिया। पी के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो व्हाट इज एक्स, एक्स हमारा कितना होगा 1.1, एक्स नॉट कितना है, ये देखिए इनिशियल पॉइंट ये 1 है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। एच कितना है, इनमें जो इक्वल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 0.2 है। और फाइनली मैंने एक्स, एक्स नॉट और एच की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मुझे पी की वैल्यू 0.5 मिल गई है। अब मैंने फिर नेक्स्ट सेटिंग लिखी है एट एक्स इज इक्वल टू 1.1, क्योंकि मुझे पहले 1.1 पर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। क्योंकि 1.1 जो है ये जर्नल पॉइंट है, नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है, इसलिए मैं कौन से फॉर्मूला यूज करूंगा, F1 और F2। आप समझ गए, क्योंकि 1.1 ये जर्नल पॉइंट है और नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है, तो इसलिए मैं फार्मूलाज F1 F2 लिखूंगा। और फार्मूलाज एक्सपेंड में सिर्फ कब तक करूंगा, डेल्टा 3 तक, क्योंकि डेल्टा 4 डेल्टा 5 तो 0 है। तो अगर आप F1 F2 डेल्टा 3 तक लिखेंगे तो देखेंगे F1 फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है,
और ये F2 लिखा है, यानी कि सिर्फ डेल्टा 3 तक मैंने लिखा है। फाइनली इसमें मुझे ऑल थिंग्स मुझे नोन है, देखें P मैंने डिटरमिन कर लिया है, और ये डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा 3 वाई नॉट, और ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा 3 वाई नॉट, और ये H, ये ऑल थिंग्स मुझे मालूम है। तो मैंने देखें सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, और फिर यहाँ पर ये लाइन और x इज इक्वल टू 1.1, जिसका मतलब है कि मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ 1.1 पर। फिर मैंने क्या किया, ऑल वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, तो ये मुझे डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1.1, जिसको यूं भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स और 1.1, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1.1। आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस F2 में आप वैल्यूज पुट कर दें तो आपको ये सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू ये मिल जाएगी 6.06। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर when x is equal to 1.1, जिसको यू भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1.1, ये 6.60 आ गया। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, आप देख रहे हैं, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया एट 1.1 यानी जनरल पॉइंट पर। अब आप आ जाएं एग्जैक्टली एट इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट है, तो अब मैं कौन से फॉर्मूलाज यूज करूंगा, F3 एंड F4 यूज करूंगा। F3 F4 कैसे डिटरमिन करेंगे, जस्ट क्या करें, इन दोनों फार्मूलाज में P की जगह 0 पुट कर दें, इन दोनों फार्मूलाज में। तो आप P की जगह 0 पुट करेंगे तो देखेंगे मैंने आपके सामने F3 लिखा है, दिस इज F3 है। तो इस F3 में आप ऑल क्वांटिटीज, क्योंकि P तो इसमें 0 होता है, बस डेल्टा वाई नोट, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा 3 वाई नोट फ्रॉम द टेबल आप पुट कर दें, तो ये मुझे डी वाई ओवर डी एक्स वैन, क्योंकि लाइन को क्या रीड करेंगे, वैन एक्स इज इक्वल टू 1, या डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 1, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। और यही आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये जो लिखा है यहाँ पर, यहाँ P की जगह 0 पुट कर दें तो ये सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी। तो इसमें और फिर इनकी आप वैल्यूज पुट कर दें तो ये मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये 6.0। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, आसान सी बात थी, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही सेम जो फॉर्मूले का यानी कि स्टेप है वो वैसा ही है जैसे आपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में देखा था। अब आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एट डिफरेंट टाइम, find the velocities and acceleration at t is equal to 1.8 and t is equal to 2.0 सेकेंड। तो आपने देखें आपको टाइम और उसके कोरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन, ये टेबल गिवन है, और आपसे वो कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t is equal to 1.8 and t is equal to 2.0 सेकेंड। अब आप जरा गौर से देखें, t is equal to 1.8 क्या कहाँ है, नियर द एंड ऑफ द टेबल है, नियर द एंड ऑफ द टेबल तो है, मगर ये जर्नल पॉइंट है, ये एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट नहीं है, तो ये जर्नल पॉइंट है। तो आप समझ गए कि t इज इक्वल टू 1.8 पर जब मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो b1 b2 यूज करूंगा, और t इज इक्वल टू 2.0 क्योंकि एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट है, ये एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट है, तो इसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, b3 b4, आप समझ गए, तो बस हम b3 b4 यूज करेंगे। अब क्योंकि मैं बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा इसलिए आप देख रहे हैं मैंने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया इस डेटा का, तो ये आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल नजर आ रहा है, और आप समझ गए ये xn है, ये yn है, ये डेल yn, ये डेल स्क्वायर yn, डेल 3yn, डेल 4yn, और इसमें भी क्योंकि डेल 4yn आपका ये 0 है, तो आप समझ गए जो बैकवर्ड फॉर्मूलाज आप लिखेंगे वो सिर्फ डेल की पावर 3 तक लिखेंगे, तो इसलिए उसके बाद मैंने डेल की पावर 3 तक लिखा है। और टेबल से ये जो लोअर डायगोनल की वैल्यूज थी वो लोअर डायगोनल की वैल्यूज आपके सामने मैंने लिख दी। याद रहे इस टेबल में मेरे पास नोटेशन टी और एस के हैं, तो मैंने टी और एस के रिस्पेक्ट से लिखे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें मेरे पास जर्नल, क्योंकि देखें पी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच, मगर एक्स की जगह मेरे पास टी है तो मैं अब क्या लिखूंगा, टी माइनस टी एन ओवर एच। तो टी मुझे कितना गिवन है, यानी जर्नल पॉइंट 1.8 गिवन है, मैंने 1.8 लिखा। टी एन कितना गिवन है, लास्ट पॉइंट ये टी एन है वो 2.0 सेकेंड है, और एच कितना है, एच आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट डिस्टेंस वो कितना है 0.5। तो मैंने पी की वैल्यू पुट कर दी, और आप देख रहे हैं मैंने पी की वैल्यू पुट कर दी है, तो पी मेरे पास कितना आ गया, -0.4, ये पी की वैल्यू मेरे पास -0.5 होगा। उसके बाद में आ गया पॉइंट पर, एट टी इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड पर। तो जब मैं टी इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड पर हूँ और मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं कौन से फॉर्मूलाज यूज करूंगा, आप समझ गए, b1 और b2 यूज करूंगा। तो ये b1 b2 फॉर्मूलाज मैंने यूज कर लिए। इस फार्मूलाज में अब मुझे ऑल थिंग्स नोन है, मुझे p भी मालूम है, मुझे डेल एस एन, डेल स्क्वायर एस एन, डेल 3 ये सब इस टेबल से आप देख रहे हैं ये है, दिस इज ये एस एन है, ये डेल एस एन है, ये डेल स्क्वायर एस एन, ये डेल 3 एस एन, ये डेल 4 वाई एस एन है। इन सब की वैल्यूज
जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर में पुट करी तो देखें, यानी ds ओवर dt व्हेन t इज इक्वल टू 1.8, इसका मतलब है वेलोसिटी या ds ओवर dt ऑफ 1.8 वो 143.2 आ गया। फिर इस सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूलाज में मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो मुझे डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर व्हेन टी इज इक्वल टू 1.8 ये वैल्यू मुझे मिल गई है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 128 आ गया। फाइनली आप t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड पर जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो अब आप कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे, b3 b4, क्योंकि t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट है, तो अब आप b3 b4 यूज करेंगे। वो कैसे डिटरमिन करेंगे, जस्ट इस b1 b2 में p की जगह 0 पुट कर दें, p की जगह 0 पुट कर दें, या सिंपल से फार्मूलाज है, आप इनको याद कर लें, क्योंकि इसमें तो देखें बहुत ज्यादा सिमिट्री है। इसमें तो डेल एस एन 1/2 डेल एल स्क्वायर एस एन 1/3 डेल 3 एस एन 1/4 डेल 4 एस एन 1/5 डेल 5 एस एन इस तरह से आना था। भाला क्योंकि टेबल हमारे पास डेल 3 तक बना है, डेल 4 0 है, तो इसलिए मैंने सिर्फ डेल 3 तक ही आप देख रहे हैं लिखा है, और फिर मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो ये मुझे वेलोसिटी मिल गया है ds ओवर dt, जब t किसके इक्वल है 2 के सेकंड, जिसको यूं भी लिख सकते हैं ds ऑफ 2 ओवर dt जो कि 1/7 दिया है। फिर ये मैंने एक्सेलरेशन यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला लिखा है एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट पर, और वैल्यूज पुट कर दी है। तो ये मुझे एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2 या डी स्क्वायर एस ऑफ 2 ओवर डी टी स्क्वायर वो कितना मिल गया, 140 मिल गया। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गया। इसमें आपने नोटेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें नोटेशन वो नहीं है जो हमारे रेगुलर नोटेशन होते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर, सेंट्रल यानी कि टेबल डिटरमिन करने को, कि सेंट्रल टेबल हम कैसे डिटरमिन करेंगे सेंटर पर। तो देखें एग्जाम्पल 3 रीड करते हैं। एग्जाम्पल 3 में वो आपसे क्या कहें, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0.6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखें 0.6 जो है ना, ये एग्जैक्टली इस टेबल का देखें, नोट करें कौन सा पॉइंट है, एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है, यानी ये नियर द सेंटर ऑफ द टेबल नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है। तो क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है और मुझे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो आप समझ जाएं मुझे कौन से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, C3 C4, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है। मुझे जर्नल पॉइंट की भी नहीं है, जर्नल पॉइंट ये हो सकता था 0.55 हो सकता था, या 0.65 हो सकता था, या 0.66 हो सकता था, जो भी होता। तो ये जर्नल पॉइंट नहीं है, ये तो एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है 0.6, और इस पर आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने C3 और C4 यूज करना है। अच्छा, अब C3 C4 यूज करना है, तो अब आप आ जाए टेबल पर। देखें इसका टेबल बनाना आप जरा सा ये सीख लें। देखें आप सब नोट करें, आपने एक चीज नोट करी है, आपने देखे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ा था, बैकवर्ड पढ़ा था, मगर सेंट्रल फॉर्मूलाज तो नहीं पढ़े थे। मगर आज तो मैंने आपको सेंट्रल फॉर्मूलाज भी पढ़ा दिया। तो आप ये नोट करें कि मैंने ये वाला फार्मूला जो आपको सेंट्रल पोलिनोमियल का पढ़ाया है, ये स्टर्लिंग सेंट्रल पोलिनोमियल फॉर्मूला है, जो कि वैलिड है नियर द सेंटर ऑफ द टेबल। तो फॉर्मूला तो ये सेंटर का है, मगर इसमें ऑपरेटर कौन सा है, फॉरवर्ड है। इसमें सेंट्रल ऑपरेटर स्मॉल डेल्टा नहीं है, यानी आप सबको याद होगा ना, मैंने सेंट्रल ऑपरेटर स्मॉल डेल्टा बनाया था, उसका टेबल भी बनाना सिखाया था। तो ये है तो फॉर्मूला सेंट्रल पोलिनोमियल का, मगर इसमें जो ऑपरेटर है वो सेंट्रल ऑपरेटर नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड ऑपरेटर ही है। आप देख रहे हैं इसमें आपको डेल्टा नजर आ रहा है, तो ये फर्क आप सब याद रखिएगा। तो अब मैं आपको टेबल बनाना बताता हूँ कि आपने टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि देखें इस फार्मूले को अगर आप और से देखेंगे, ये रहा आपके पास C3 C4, चाहे C3 C4 हो या C1 C2 हो, आपको इसमें चाहिए क्या क्या, देखेंगे ये चाहिए आपको डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई -1, डेल्टा 3y -1, डेल्टा 3y -2, डेल्टा 5y -2 एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें मुझे चाहिए। तो देखिए ये टेबल आप पहली बार सीख रहे हैं कि इस तरह का टेबल कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। देखें ये डेटा गिवन था, इस डेटा को पहले तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, और देखें जो क्योंकि सेंट्रल पॉइंट को हमने x नोट से डिनोट किया है, तो आप भी यहाँ पर x6 को जो है ना आप टेबल में इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से लिख देंगे जैसे आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी फिर आपने लिखना है। तो x6 आपका क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है एग्जैक्टली, आप इसको क्या कह देंगे x नोट, इससे ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x-1, x-2, x-3, इससे डाउन क्या हो जाएगा x1, x2, x3, और फिर आप क्या करेंगे, ये आपने x की वैल्यूज लिख दी है, ये y की वैल्यूज लिख दी है, और आप सब समझ गए कि जब ये वाला पॉइंट x-3 है तो ये कितना होगा y-3, ये x-2 है तो ये y-2 होगा, ये x-1 है तो ये y-1 होगा, ये x नोट है तो ये y नोट है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3 है।
और उसके बाद आप क्या करेंगे, बस फॉरवर्ड का टेबल तो वैसे ही बनाएंगे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा, एंड सो ऑन। तो वैसे ही आप फॉरवर्ड का जैसे टेबल बनाते हैं ये सब टेबल आप बना लेंगे। मगर आप सब मुझे ये बताएं, क्योंकि ये फॉरवर्ड का टेबल है ना, तो फॉरवर्ड का टेबल में अपर डायगोनल क्या होता है, कंजर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। आप सबको मालूम है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का अपर डायगोनल कंजर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। इससे पहले आपने जितने भी इनिशियल पॉइंट देखे थे वो सब एक्स नोट देखे थे और वाई नोट देखे थे, इसलिए सब में वाई नोट कॉमन होता था। मगर यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्योंकि वाई माइनस थ्री है तो इन सब में वाई माइनस थ्री कॉमन होगा। क्या मतलब कि दिस इज वाई माइनस थ्री, ये डेल्टा वाई माइनस थ्री, ये डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस थ्री, ये डेल्टा थ्री वाई माइनस थ्री, डेल्टा फोर वाई माइनस थ्री, डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री, डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री हमारे पास होगा। तो देखिए ये सब के सब जो है यानी कि इन सब में y माइनस थ्री कॉमन होगा। और मुझे अब आप सब ये बताएं उसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट टर्म कैसे बनाते हैं, कि जस्ट वन यूनिट एड करते हैं। मैंने आप सबको बताया था नेक्स्ट टर्म बनाने का मेथड क्या होता है कि जस्ट वन यूनिट एड करते जाएं। तो जो अगर ये y माइनस थ्री है तो ये क्या होगा, y माइनस टू, ये y माइनस वन, ये y नोट, ये y1, ये y2, फिर ये क्या होगा, ये डेल्टा y माइनस थ्री, ये डेल्टा y माइनस टू, डेल्टा y माइनस वन, डेल्टा y नोट, डेल्टा y1, डेल्टा y2, फिर ये क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर y माइनस थ्री, डेल्टा स्क्वायर y माइनस टू, डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर y नोट, डेल्टा स्क्वायर y1, ये क्या होगा, डेल्टा थ्री y माइनस थ्री, डेल्टा थ्री y माइनस टू, डेल्टा थ्री y माइनस वन, डेल्टा थ्री y नोट, फिर क्या होगा, डेल्टा फोर y माइनस थ्री, डेल्टा फोर y माइनस टू, डेल्टा फोर y माइनस वन, ये क्या होगा, डेल्टा फाइव y माइनस थ्री, डेल्टा फाइव y माइनस टू, एंड दिस इज डेल्टा सिक्स y माइनस थ्री होगा। आप सब समझ गए। अच्छा उसके बाद फिर देखें इस टेबल से, क्योंकि मैंने फार्मूलाज पहले ही से मेरे जहन में थे, मुझे जिन जिन क्वांटिटीज की जरूरत थी इन फॉर्मूलाई में उन क्वांटिटीज को मैंने इस टेबल से आपके सामने लिख दिया है। मसलन क्या क्या लिखा है, डेल्टा वाई माइनस वन, आप सब बताएंगे डेल्टा वाई माइनस वन टेबल में कहाँ होगा। देखें डेल्टा वाई माइनस वन के लिए आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट ऑर्डर पर आ जाएंगे और वाई माइनस को फाइंड करें। देखिए ये वाई माइनस थ्री, ये वाई माइनस टू, ये वाई माइनस वन, तो आप समझ गए ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, डेल्टा वाई माइनस वन, तो ये मैंने लिख दिया डेल्टा वाई माइनस वन। फिर डेल्टा वाई नोट, तो देखें डेल्टा वाई नोट ये वाली टर्म होगी, ये डेल्टा वाई नोट। फिर क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, तो डेल्टा स्क्वायर के लिए स्क्वायर में आ जाए, ये वाई माइनस थ्री, वाई माइनस टू, वाई माइनस वन, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन तो वो ये वाली क्वांटिटी होगी 0.269 देखेंगे। फिर डेल्टा थ्री वाई माइनस टू, तो डेल्टा थ्री के कॉलम में आ जाए, थ्री में ये माइनस थ्री है, माइनस टू ये वाली वैल्यू होगी डेल्टा थ्री। तो बहरहाल इन फॉर्मूलाज में क्योंकि मुझे पहले से ही फार्मूला मालूम था, जिन जिन क्वांटिटीज की मुझे जरूरत थी उन क्वांटिटीज को मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दिया। मतलब देखिए यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा फाइव वाई माइनस टू, मुझे डेल्टा फाइव वाई माइनस टू चाहिए तो मैं फाइव के कॉलम में आऊंगा, ये माइनस थ्री का है तो ये माइनस टू है, तो ये क्या है डेल्टा फाइव वाई माइनस टू, ये वाला क्या है डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री। तो आप सब समझ गए कि ये वैल्यूज कैसे पिक करनी है। उसके बाद फिर देखें एक्स नोट मेरे पास कितना है 0.6 है, और एच कितना है, एच इनमें जो इक्वली स्पेस डिस्टेंस वो कितना है 0.2 है। और फिर मैंने ये सेंट्रल फार्मूला आपके सामने ये लिखा है, इस सेंट्रल फार्मूले को देखें मेरे पास जितना आया है ना डेल्टा सिक्स तक, बस मैंने डेल्टा सिक्स तक ही लिखेंगे, आप समझ गए, यानी कि डेल्टा सेवन तक वगैरह तो नहीं है। तो देखें इस फार्मूले को अगर आप नोट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यानी ये मैंने C3 फार्मूला लिखा है, C3 फार्मूले को जरा और से देखें, इसमें फर्स्ट टर्म क्या आई है, फर्स्ट ऑर्डर, फिर क्या है थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। तो आप समझ गए कि नेक्स्ट टर्म में क्या था, डेल्टा सेवन आता, मगर क्योंकि टेबल में तो डेल्टा सेवन है ही नहीं और डेल्टा सिक्स की इसमें जरूरत होती ही नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ डेल्टा फाइव तक लिखा है। फाइनली डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई माइनस वन, डेल्टा थ्री वाई माइनस टू, डेल्टा थ्री वाई माइनस टू और डेल्टा फाइव वाई माइनस टू, डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री, ऑल थिंग्स मुझे नोन है। एच भी मुझे मालूम है 0.2 है, एक्स नोट भी मालूम है 0.6 है, इन सब की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स एग्जैक्टली एट सेंटर पॉइंट 0.6 पर पता चल गया। इसी तरह से ये मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है, एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट एक्स नॉट पर, ये उसका फार्मूला है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल्टा फोर वाई माइनस टू, डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री। तो ये सब वैल्यूज मुझे टेबल से मालूम है, ये सब वैल्यूज मैंने पुट कर दिए। तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली एट सेंट्रल पॉइंट 0.6 पर ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई है। तो आई होप आप ये वाली एग्जाम्पल भी समझ गए, ये टेबल आपको बनाना आ गया। इस टेबल में आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अभी तो चले आपने टेबल कब बनाए, जब आपके पास ये ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर ये इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होते तो फिर आप क्या करते। तो देखिए इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए फिर
आपको जरा सा चेंज करना होगा, और वो मैं यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, उसके लिए आपको खुद ही बुक्स में देख लीजिएगा कि अगर इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे और फिर कैसे डिटरमिन करना होगा, उसके लिए आप खुद बुक्स देख लीजिएगा। मुझे एक्सरसाइज में हो सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन मैंने ऐसा भी दिया हो सेंट्रल पॉइंट का कि जिसमें ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स ना हो बल्कि इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, तो जाहिर बात है इसका मतलब ये होगा इस सूरत में आपने किसी बुक को पढ़कर वहां से सेंट्रल के फॉर्मूलाज जब नंबर ऑफ पॉइंट्स इवन हो तो कैसे टेबल बनाएंगे वो आपने खुद डिस्कवर करना है, वो खुद स्टडी करना है। और अगर मैंने सारे ही क्वेश्चन ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए दिए फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर किसी क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ पॉइंट भी दे दिए तो सारी बात है इस सूरत में आपको टेबल इस तरह से नहीं बनाएंगे, बल्कि वो किस तरह से बनाएंगे वो आप सब खुद बुक्स देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बता दूं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और खुद ही मैं उसके जवाब देता हूं, तो आप सब मुझे बताइएगा। तो सेकंड पार्ट तो इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा लेंदी नहीं था, आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया, बस ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना था। अच्छा, एक चीज और नोट करें, मैंने आप सबसे वो एक्सरसाइज में ना अभी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आप लोगों को सेंड नहीं किया है, मैं इंशाल्लाह ताला आज रात तक आप लोगों को ये चैप्टर विद एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा। तो एक्सरसाइज में मैंने आपसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी पूछा है, तो आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या सेंटर। तो आप सब समझ गए कि मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की तो डेरिवेशन करना बता दी है, इसी तरह से आप सब उनको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला मिल जाएगा, वरना बुक्स में भी मिल जाएगा। तो बहरहाल आप थर्ड टाइम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला मिल जाएगा, और फिर आप उसमें जो है वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये आप सब ने याद रखना है कि थर्ड ऑर्डर और इन सब के खुद ही आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हम समरी की तरफ आ जाते हैं, तो मैं समरी की तरफ आने के लिए आपको फिर से वर्ड के नोट की तरफ चलता हूँ। वर्ड्स की नोट से आपको फिर से मैं समरी बता दूं। देखें, समरी ये है, अगर आप नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है और जर्नल पॉइंट है, नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल और जर्नल पॉइंट है तो F1 F2 यूज करना है, और अगर एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट है तो F3 F4 यूज करेंगे, और अगर आप नियर द एंड ऑफ द टेबल है मगर जर्नल पॉइंट है तो B1 B2 यूज करेंगे, और अगर एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट है तो B3 B4 यूज करेंगे, और अगर आप नियर द सेंटर ऑफ द टेबल है और जर्नल पॉइंट पर है तो C1 C2 यूज करेंगे, और अगर एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट पर है तो फिर क्या यूज करेंगे, C3 C4 यूज करेंगे। इन जनरल बस आप सबने ये याद रखना है, अगर जर्नल पॉइंट है तो आपने 1 और 2 वाले फार्मूला यूज करना है, और अगर पर्टिकुलर पॉइंट है तो 3 और 4 वाले फार्मूलाज आपने यूज करने हैं। तो अब आप जब ये पूरी समरी समझ गए तो मैं अब आपको नोट्स की तरफ और जो होमवर्क एक्सरसाइज है उनकी तरफ चलता हूँ, और आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मगर जवाब मैं ही दूंगा। तो आप सब अब देखिएगा, मैं आपको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूं। देखें, इस नोट में इस एग्जाम्पल नंबर 4 में ये आपका होमवर्क एग्जाम्पल है, तो आप सब मुझे जरा बताइएगा। देखें, इस एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने कैलकुलेट किस किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, 1.2 पर, 2.2 पर, 2.0 पर, 1.6 पर। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। तो अगर 1.2 पर यूज करना हो, देखें 1.2, ये 1.2 ये वाला पॉइंट है जो कि टेबल में ही गिवन है। अब मुझे आप में से कोई माइक पर आकर बताएगा 1.2 के लिए, बस ये बताइएगा कि क्या यूज करेंगे, B1 B2, C1 C2, C3 C4 या F3 F4। बताएं, कोई आए माइक पर आकर, अगर किसी को करेक्ट हो, वो अंदाजा सही लगा रहा हो तो बताएं 1.2 के लिए कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे। कोई माइक पर आए और बताएं, गलत ही बता दें भले। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो बताएं इनिशियल फार्मूला यूज करेंगे कौन से फॉर्मूलाज। F1 F2। बिल्कुल F1 F2, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। तो F1 F2 यूज करेंगे। देखें, मैं बाकियों सबको बता दूं, उनके जहन में अगर कोई और था। देखें, 1.2 जो है ना, सबसे पहले ये नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है, ये तो कंफर्म है, सही है, नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल। मगर ये जो है ये एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आपका क्या है 1.0, तो इसका मतलब है 1.2 जनरल पॉइंट है। तो जब ये 1.2 जनरल पॉइंट हुआ और नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है तो आप F1 F2 यूज करेंगे, बिल्कुल सही आपने बताया। तो F1 F2 यूज करेंगे। अब आप आ जाएं 2.2 पर। तो 2.2 तो देखें बहुत क्लियर है, ये एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे,
B3 B4 यूज करेंगे, सही है। और अगर आपने 2.0 पर कैलकुलेट करना है 2.0 देखें नियर द एंड ऑफ द टेबल है बट जर्नल पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट नहीं है, एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट नहीं है। तो आप समझ गए इसके लिए कौन सा फार्मूलाज यूज करेंगे, B1 B2 यूज करेंगे। तो 2.0 के लिए B1 B2 यूज करेंगे। 1.6 देखें 1.6 जो ये एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है, तो एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है तो आप समझ गए C3 C4 यूज करेंगे। तो 1.6 एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है तो C1 C3 यूज करेंगे, आप समझ गए। अच्छा, अगर इसमें मुझसे कोई पूछता है कि सर अगर 1.65 होता 1.65, तो देखिए 1.65 यहाँ पर कहीं होगा, तो 1.65 को जरा एनालाइज करते हैं कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए हम ऐसे एनालाइज करते हैं 1.65 क्योंकि नियर द सेंटर ऑफ द टेबल है और क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट नहीं है बल्कि जर्नल पॉइंट है, तो आप समझ गए C1 C2 यूज करेंगे 1.65 के लिए। इसी तरह से 1.55 अगर होता वो भी यहाँ पर होता 1.55, वो भी नियर द सेंटर ऑफ द टेबल है और जनरल पॉइंट है, तो उसके लिए भी C1 C2 हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने यानी कि देखना है और सोचना है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में देखें, आपने 0 पर 0.2 पर 0.9 पर और 1.0 पर कैलकुलेशन करनी है। तो देखें 0 तो बिल्कुल एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट है, तो आप समझ गए इसके लिए F1 F2 यूज करेंगे। 0.2 जो है नियर द इनिशियल ऑफ द टेबल है बट जर्नल पॉइंट है, तो आप समझ गए F3 F4 यूज करेंगे। 0.9 जो है नियर द एंड ऑफ द टेबल है बट जर्नल पॉइंट है, एग्जैक्टली एंड पॉइंट नहीं है, ये नियर द एंड ऑफ द टेबल है बट जर्नल पॉइंट है, तो कौन सा यूज करेंगे, B3 B1 B2 यूज करेंगे। 0.9 के लिए B1 B2 और 1.0 के लिए आप समझ गए B3 B4 यूज करेंगे। और क्योंकि इसमें देखें ओड इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स तो हैं इसमें, मगर अगर फर्ज करें मैं आपसे इसमें 0.5 पर पूछ रहा था तो फिर आप क्या करते हैं, फिर टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़, ये वाला टेबल आपने खुद डिस्कवर करना होगा कि अगर इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो फिर टेबल कैसे बनता है, क्योंकि मैंने इस अबव एग्जाम्पल में ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स को आपको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट था आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों से यानी कि कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जनरल बात पूछनी है इस सेकंड पार्ट से रिलेटेड, तो वो माइक पर आए और मुझे बताएं। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट कोई पॉइंट तो मुझे बताएं, किसी को कोई बात पूछनी है। तो आप लोगों ने कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप सब ये देखिए सेकंड पार्ट जो हमने अभी किया है इसकी एग्जाम्पल करिए, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि ये पार्ट वही है जो आप सब न्यूटन इंटरपोलेशन के फॉर्मूलाज में जिस तरह से टेबल बनाते थे और फॉर्मूलाज यूज करते थे, बस यहाँ पर ये हुआ है कि उन्हीं फॉर्मूलाज को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है कि वही पॉइंट आपने डिसाइड करना है कि वो फॉरवर्ड है यानी कि इनिशियल है, फाइनल है या सेंट्रल पॉइंट है, और उन्हीं की रिस्पेक्ट से आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आपको आंसर मिल जाता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 7 भी अगर आप देखें, यानी कि जो आपके एंड में कंप्लीट हो रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि आप पर इस पर कोई खास बर्डन पड़ेगा। हाँ, बर्डन ये है कि डिफरेंस इक्वेशन, मगर वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो भी डिफरेंस इक्वेशन नेचर में, क्योंकि डिस्क्रीटनेस के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी भी मैंने आपको प्रॉब्लम दी है, मगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको क्योंकि आपने मैं उनसे आपसे असाइनमेंट तो नहीं पूछ रहा, तो आप रजिस्टर में जो रफ वर्क करेंगे आप फौरी तौर पर वो एक्सरसाइज इस चैप्टर की भी कर लेंगे। तो आप आई होप कि आप इस सब्जेक्ट की पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है। जो अबव पार्ट है डिफरेंस इक्वेशन का पार्ट, वो पार्ट भी बहुत यानी इतना खैर में ये तो नहीं कि आसान है, वो जरा सा डिफिकल्ट है और वो थियोरटिकल भी है डिफरेंस इक्वेशन ज्यादातर, क्योंकि मगर वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप सब पढ़ के आ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने पहले होमोजीनियस का सोल्यूशन फाइंड करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन बी एंड सी जो है वो, क्योंकि आप लोग और किसी चीज में इक्वल नहीं है। अब जैसे
बी जो है वो डिफरेंस इक्वेशन में काफ़ी आगे हैं इंशाल्लाह ताला। बी के लिए तो बस मुझे अब एक लेक्चर और चाहिए, तो बी का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बस वो लोग डिफरेंस इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस का फोर्थ केस स्टडी कर रहे हैं। तो वो फोर्थ केस जैसे ही स्टडी करेंगे वो एक क्लास उसके लिए चाहिए होगी। तो बी जो है इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन बी फ्री हो जाएगा। सी के लिए मुझे शायद यानी कि 3 लेक्चर चाहिए होंगे, तो मंडे वाले दिन सी भी फ्री हो जाएगा और ए के लिए भी 3। मगर डी के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रा भी पीछे हैं, तो उनका ट्यूसडे तक भी यानी जाएगा, उनका 6 लेक्चर मुझे चाहिए होंगे। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखें ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं क्योंकि सेक्शन सी हमारे पास है और सेक्शन सी अभी मेरे पास जो है ना 20 मिनट बाकी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेक्शन सी के लिए जो है ना मैं डिफरेंस इक्वेशन स्टार्ट कर दूं, तो और अटेंडेंस में जो है वो 10-10 पर ही लूंगा। तो सेक्शन बी वालों के लिए वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी, तो अच्छा है कि वो भी ये डिफरेंस इक्वेशन फिर से ज़रा जो चीज़ें हैं वो उनके लिए रिवाइज हो जाए, तो इसलिए आप सब ऑनलाइन ही रहिएगा। तो मैं सेक्शन सी वालों के लिए डिफरेंस इक्वेशन की तरफ चलता हूँ और उनको वो एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग रिपीट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन कोई इतना ईजी वो भी नहीं है। ये ज़्यादातर चीज़ें थियोरटिकल है, मगर मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स का थियोरटिकल हो या अप्लाइड हो, आप लोगों का मैथमेटिक्स करने में इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें आसान लग रही हैं या अच्छी लग रही हैं। मगर जब इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होता तो स्टूडेंट फिर ये कहते हैं कि सर ये हाईली थियोरटिकल है और प्योर मैथमेटिक्स है, हम ये नहीं पढ़ रहे या पढ़ना नहीं चाहते और आप इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। मगर आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया और आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई है कि नेचर में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में भी दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए आपको उतनी ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रीटनेस को भी देनी चाहिए जितनी कंटिन्यूस को आप देते हैं। और डिस्क्रीटनेस की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है वो थ्रू डिफरेंस इक्वेशन होती है, और डिफरेंस इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे कि पहले होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करते थे। होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स देखते थे, डिस्टिंक्ट हैं, रिपीटेड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और आप सॉल्यूशन लिख देते थे, आपके पास आंसर आ जाता। और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखते थे कि उसका सॉल्यूशन 2 पार्ट्स का सम होता था। नॉन होमोजीनियस का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता था और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता था। बिल्कुल सेम जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन भी 2 पार्ट का सम होगा, एक होमोजीनियस का सॉल्यूशन होगा और एक पर्टिकुलर का सॉल्यूशन होगा। तो मुझे जरा आप सब ये रिपीट करें, मैं भूल रहा हूँ। कल सेक्शन सी की मेरे पास क्लास हुई थी ए और सी के साथ, तो मुझे कोई आकर क्लास में बताएं, बल्कि राफे आप मुझे बताएं, आप सुन रहे हैं। तो मैंने कल सेक्शन सी में कहाँ तक करवाया था, एक्चुअली सेक्शन सी और ए की तो एक साथ क्लास हुई थी, बताएं मुझे मैंने ए में कहाँ तक करवा दिया था। तो लाइट चली गई थी मेरी जल्दी, तो मुझे ये बताएं हमने कहाँ तक करवाया था आपको। राफे या कोई और सेक्शन सी में जिनको याद है मुझे एग्जैक्टली बताएं, मैंने इस नोट्स में कहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया था। और याद रहे मेरे पास वीडियो है, तो मुझे एग्जैक्टली बताइएगा, मैं फिर अभी वीडियो में जाकर देख लूंगा। मुझे पीछे से नहीं बताइएगा कि मैं ताकि रिवाइज हो जाए, बल्कि एग्जैक्टली बताएं कहाँ तक मैंने करवा दिया था ताकि मैं वहीं से स्टार्ट करूं। बताएं जरा राफे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आप लोग मुझे बताएं। राफे आप लोग सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? मुझे बता। जी 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 सर। अच्छा, मगर मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम है या यानी सब इधर ऐसा ही है। अच्छा आप बताएं।
तो मुझे आप लोगों ने ये बताना है। देखिए मेरे पास तो बिल्कुल वैसे ही सिस्टम काम कर रहा है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। मैं बहरहाल ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला आज, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। मगर मुझे सेक्शन सी वाले ये बताएं कि हमने कल कहाँ तक पढ़ा था नोट्स में से। तो हम नोट्स की तरफ चलते हैं, मुझे बताएं नोट्स में कल हमने कहाँ तक करवाया था। ये होमोजीनियस जो था ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया था या नहीं? सर होमोजीनियस कंप्लीट। अच्छा, और उसके बाद फिर नॉन होमोजीनियस स्टार्ट किया था सर। अच्छा, तो सही है, मैं नॉन होमोजीनियस से स्टार्ट करता हूँ। और अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो सेक्शन बी वालों के लिए भी ये रिवीजन अच्छा होगा। देखें आप सबको याद होगा कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल, ये नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो डिफरेंस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फाई ऑफ ई वाई के इज इक्वल टू एफ ऑफ के। और व्हाट इज फाई ऑफ ई? दिस इज ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ये फाई ऑफ ई ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन है, और क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो एफ ऑफ के आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो याद रखिएगा जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस के नॉन होमोजीनियस के 2 सोल्यूशन होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंस इक्वेशन के भी नॉन होमोजीनियस के 2 सोल्यूशन होते हैं। एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो देखें होमोजीनियस सोल्यूशन का मतलब तो वही होता है कि आप इसके राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 करेंगे और इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके आप सोल्यूशन लिख देंगे। तो देखिए इसलिए होमोजीनियस सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे y की जगह y के h लिख दूं तो क्योंकि ये होमोजीनियस है तो अब मैं f ऑफ k की जगह 0 लिखूंगा क्योंकि ये होमोजीनियस सोल्यूशन है। जबकि y के p ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कब होता है? जब होमोजीनियस सोल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो अगर मैं इस y के में y के p पुट करूं तो इस बार मैं f ऑफ k ही लिखूंगा क्योंकि इस बार y ऑफ k नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए जब मैंने yk की जगह yk लिखा तो इस बार मैंने f ऑफ k को 0 नहीं किया। और फिर यहाँ से yk मुझे देखें किसके इक्वल मिलेगा? इसके इक्वल 1/5 ऑफ e f ऑफ k के। तो ये मेरे पास yk का जर्नल फार्मूला है पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का। तो आप सभी याद रखना है ये जर्नल पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जर्नल फार्मूला है। देखिए नोट करें, मैंने इस f ऑफ k को यहाँ 1 की जगह क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि f ऑफ k को 1 की जगह लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो 1/5 ऑफ e है ना, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन है। तो f ऑफ k को यहाँ पर लिखने का मतलब होता है कि आपने ऑपरेटर एक्सप्रेशन इस पर अप्लाई कर दिया है, मगर क्योंकि अभी हमने 1/5 ऑफ e ऑपरेटर को इस पर अप्लाई नहीं किया है इसलिए आपको यहाँ पर लिखने की परमिशन नहीं है। आप यहाँ पर या इस जगह पर उसी सूरत में लिख सकते हैं जब 1/5 ऑफ e को f ऑफ k पर अप्लाई करते हैं। तो बहरहाल देखें क्योंकि नॉन होमोजीनियस 2 सोल्यूशन का सम है, एक होमोजीनियस का सम है और एक पर्टिकुलर का सम है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन में सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने बताऊंगा, क्योंकि होमोजीनियस तो फाइंड करना आपको आता ही है कि बस ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करें और उसके रूट्स फाइंड कर लें और सोल्यूशन लिख दें। तो इसका मतलब है कि नॉन होमोजीनियस में हमारा असल टॉपिक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होगा, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जनरल फार्मूला है। अब इसमें नोट करें ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जनरल फार्मूला है f ऑफ k, ये जनरल फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये f ऑफ k पर डिपेंड कर रहा है, यानी राइट हैंड साइड पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे राइट हैंड साइड यानी f ऑफ k चेंज होता जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड भी चेंज हो जाएगा। तो हम आपके सिलेबस में f ऑफ k के 4 केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस क्या होगा? एक्सपोनेंशियल, दूसरा क्या होगा? ऑसिलेटिंग, तीसरा क्या होगा? पॉलिनोमियल, और फोर्थ केस क्या होगा? इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जैसे ये चारों केस आप स्टडी कर लेंगे ये फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका मतलब है आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आप कैसे करेंगे जब आपका f ऑफ k केस नंबर 1 हो, यानी एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो। और एक्सपोनेंशियल का मतलब है a रेज टू द पावर k के केस हो, क्योंकि अगर मैं a की जगह e पुट कर दूंगा तो ये e k बन जाएगा यानी एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो देखें f ऑफ k जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे वैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन चेंज होता जाता है। तो इसलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपका f ऑफ k यानी राइट हैंड साइड जो है वो एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो तो इस सूरत में आप ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सब नोट करें, ये जो मैं आपको फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ ना, ये सब फॉर्मूलाज मैं आपको विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ। तो आप सब इसको यानी इन सब का प्रूफ है, मगर हमारे पास प्रूफ का जाने बात है टाइम नहीं है और ना ही हम इतना डिटेल में जाएंगे, तो इसलिए मैं विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ। तो लेट सपोज केस नंबर 1 आपका क्या है कि जब आपका f ऑफ k राइट हैंड साइड a रेज टू द पावर k हो, तो इस सूरत में आप पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखें पर्टिकुलर सोल्यूशन का ये आपके सामने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ना,
1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के। तो देखें और एफ ऑफ के हमारे पास केस नंबर 1 में किसके इक्वल है, ए के। तो मैंने यहाँ पर ए के पुट कर दिया, तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/5 ऑफ ई ए के, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का 1/5 ऑफ ई ए ऑफ के। अब देखिए आपने करना क्या है कि जस्ट क्या करें, केस नंबर 1 में ई को किससे रिप्लेस करते हैं, ए से रिप्लेस करते हैं। तो जब आप ई को ए से रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 5 ऑफ ए बन जाएगा। तो जब वो 5 ऑफ ए बनेगा तो इसमें 2 केसेस बन जाएंगे, या तो 5 ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा या 5 ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। अगर 5 ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन यही होगा। देखें जस्ट आपने क्या करना है कि 5 ऑफ ई में ई को किससे रिप्लेस कर दें, ए से। अब आप क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आपने 1/5 ऑफ ई को ए के पे अप्लाई कर दिया है, ए के पे अप्लाई कर दिया, इसलिए अब ए के को इस 1 की जगह लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। और डिवीजन में क्या लिख देंगे, 5 ऑफ ए। तो अगर आपका 5 ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड, जब भी आपका केस नंबर 1 होगा यानी एक्सपोनेंशियल केस ए रेज़ टू द पावर के होगा, तो आपके पास 2 केसेस बनेंगे, या तो 5 ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा या 5 ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। तो अगर 5 ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, ए के ओवर 5 ऑफ ए के इक्वल होगा। तो अगर आपका, क्योंकि देखिए जब आप ई को ए से रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 केसेस बन सकते हैं कि 5 ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो या 5 ऑफ ए इक्वल टू 0 हो। और अगर 5 ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए जब आपका ए के होगा तो 2 केस बनेगा कि आया 5 ऑफ के नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 के केस में तो पर्टिकुलर सोल्यूशन सिंपली ही हो जाएगा, ए के ओवर 5 ऑफ ए, ए के ओवर 5 ऑफ ए। मगर अगर 5 ऑफ ए 0 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, तो देखिए मैं इसके लिए ना आपको पेन पे लेके चलता हूँ और पेन पे मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपने फिर सोचने का तरीका आपका क्या होगा। देखिए जब आपका यानी 5 ऑफ ई जो है वो 0 के इक्वल होगा तो इस सूरत में आपका होगा क्या, आपका 5 ऑफ ई 0 है, यानी 5 ऑफ ई जो है वो ए, अगर वो 5 ऑफ ई जो है वो क्या हो जाए, ए पर अगर मैं ई की जगह ए पुट कर दूं यानी 5 ऑफ ए, और ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ए जो है वो ई का क्या, 5 ऑफ ई का क्या है, रूट है। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल कब 0 होती है, जब आप उसमें रूट की वैल्यू पुट कर दें। तो 5 ऑफ ए 0 होने का मतलब ये है कि ए जो है 5 ऑफ ई का रूट है। तो 5 ऑफ ई का रूट होने का मतलब क्या है कि इस 5 ऑफ ई में एक फैक्टर होगा, ये वाला फैक्टर होगा ई माइनस ए का फैक्टर होगा, और बाकी जो होगा वो रिमेनिंग फैक्टर होगा जिसको मैं साई ऑफ ई कह दूंगा। यानी 5 ऑफ ई जो है वो एक्सप्रेसेबल होगा इन दिस फॉर्म के ई माइनस ए इंटू साई ऑफ ई। देखेंगे साई ऑफ ई क्या होगा, ये रिमेनिंग फैक्टर होगा, और ये रिमेनिंग फैक्टर ए पर कभी भी 0 नहीं होगा। यानी साई ऑफ ए जो है, क्योंकि ये तो रिमेनिंग फैक्टर है, अगर ये कभी भी ए पर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जो 5 ऑफ ई जो है ना वो अगर 0 हो रहा था ये, तो ये 0 किस वजह से हो रहा था, क्योंकि ये इसमें e माइनस ए का फैक्टर होगा। जब ही तो देखें जब आप e को a से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a माइनस ए का आंसर 0 आ जाएगा, इसीलिए 5 ऑफ a आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप सब ये याद रखिएगा कि जब भी आपका 5 ऑफ a जो है वो इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है कि 5 ऑफ ई में ई माइनस ए का फैक्टर होगा, और ये चीज जो होगी ये रिमेनिंग फैक्टर होगा, और ये रिमेनिंग फैक्टर कभी भी ए पर इक्वल ए के 0 के इक्वल नहीं होगा। मगर आप सब नोट करें कि जो ई माइनस ए है इसकी पावर जरूरी थोड़ी है 1 हो, इसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इन जनरल इसकी पावर के हो सकती है, सही है। तो क्योंकि इसमें e माइनस ए का फैक्टर जब है तो इसकी पावर 1 2 3 के हो, तो कोई भी पावर हो, जब इसमें e को a से रिप्लेस करेंगे आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0 के इक्वल आएगा। तो इसलिए अगर इसमें e माइनस ए की पावर 1 होगा तो इसको हम लीनियर केस कहेंगे, e के पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक केस कहेंगे, 3 होगा तो क्यूबिक केस कहेंगे, एंड सो ऑन। तो आई होप कि आप सब समझ गए हैं कि जब भी 5 ऑफ a 0 के इक्वल होगा तो 5 ऑफ ई में जो है ई माइनस ए का फैक्टर होगा, और ई माइनस ए का फैक्टर लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, के डिग्री का भी हो सकता है, और एक फैक्टर और होगा साई ऑफ ई जो कि रिमेनिंग फैक्टर होगा, एंड दिस रिमेनिंग फैक्टर ए पर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा।
तो अब जब आप ये वाली बात समझ गए तो मैं आपको फिर से नोट्स की तरफ लेकर चलता हूं। तो देखें इस नोट्स में मैं आपको ऊपर एक और नोट मैंने लिखा है, ये दिखाऊं आपको। देखें मैं आपसे इस नोट में क्या कह रहा हूं कि इफ a इज द रूट ऑफ फाई ऑफ e, यानी फाई ऑफ e का अगर a रूट है तो फाई ऑफ a किसके इक्वल होगा? 0 के। और फाई ऑफ a 0 होने का मतलब क्या है? दिस मीन फाई ऑफ e कैन बी रिटर्न एज e माइनस a पावर k इंटू साई ऑफ e, जबकि साई ऑफ e इज द रिमेनिंग फैक्टर है एंड साई ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। साई ऑफ a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखें जब भी फाई ऑफ a 0 के इक्वल होगा, दिस मीन phi of e can be expressible in this form e minus a पावर k into psi of e। और e minus a अगर इसमें k की जगह 1 हो तो ये लीनियर केस कहलाएगा, अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक केस कहलाएगा, अगर 3 हो तो क्यूबिक केस कहलाएगा एंड सो ऑन। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, तो इसका मतलब है कि जब आपका फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो इसमें भी कई केस बनेंगे, या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा एंड सो ऑन। तो लेट सपोज कि आपका पहला केस हम बताते हैं, और मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये जस्ट आप लोगों को यानी विदाउट प्रूफ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बस आपने ये याद रखना है और इनको अप्लाई करना है। तो फर्ज करें कि जब आपका फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन का जनरल फार्मूला तो यही है ना कि 1 ओवर फाई ऑफ e f ऑफ k। तो इस सूरत में जब आपका फाई ऑफ a 0 होता है तो फाई ऑफ e एक्सप्रेसिबल होता है। किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होता है? e माइनस a इंटू साई ऑफ a। तो आप फाई ऑफ e की जगह, इस फाई ऑफ e की जगह ये लिख सकते हैं e माइनस a इंटू साई ऑफ a, और f ऑफ k की जगह क्या है आपके पास? a पावर a k। तो देखिए ये इस वक्त लीनियर केस है, ये लीनियर केस मैंने लिखा है क्योंकि e माइनस a की पावर कितनी है? 1। तो जब आपके पास e माइनस a लीनियर फैक्टर के तौर पर आया हो, इस सूरत में पर्टिकुलर सोल्यूशन किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा k a k माइनस 1 ओवर साई ऑफ a। बस आपने क्या करना है, साई ऑफ e में e को a से रिप्लेस कर दें और यहाँ क्या लिखेंगे? k a k माइनस 1। और अगर e माइनस a स्क्वायर आया हो तो स्क्वायर के केस में, यानी ये क्वाड्रेटिक केस है, तो फिर कैसे लिखेंगे? k माइनस 1 2 फैक्टोरियल a की पावर k माइनस 2 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a। और अगर ये e माइनस a क्यूबिक हो यानी थर्ड पावर आई हो तो फिर सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? अब आप सब समझ जाएं, इसी वे में चलेंगे। k माइनस 1 k माइनस 2 3 फैक्टोरियल a k माइनस 3 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a। और अगर वो बाय क्वाड्रेटिक हो यानी 4 डिग्री हो तो फिर कैसे लिखेंगे? k माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 3 4 फैक्टोरियल a की पावर k माइनस 4 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a। तो मैं अभी इस केस नंबर 1 की आपके सामने समरी फिर से प्रेजेंट कर दूं। जब, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन f ऑफ k पर डिपेंड करता है, तो f ऑफ k के रिस्पेक्ट से हम इसमें 4 केसेस स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में। तो केस नंबर 1 क्या है? जब आपका f ऑफ k एक्सपोनेंशियल केस हो तो केस नंबर 1 भी फिर 2 केसेस में डिवाइड होता है कि या तो फाई ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा और फाई ऑफ a किसके इक्वल होगा? 0 के। तो व्हेन फाई ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस सूरत में पर्टिकुलर सोल्यूशन तो सिंपली किसके इक्वल होगा? a k ओवर फाई ऑफ a। बट व्हेन फाई ऑफ a इक्वल टू 0 होगा तो फिर इसमें भी कई केसेस बनेंगे, उस या तो लीनियर केस होगा या क्वाड्रेटिक केस होगा या क्यूबिक होगा एंड सो ऑन। तो अगर लीनियर केस होगा तो आप सोल्यूशन यू लिखेंगे k a k माइनस 1 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a। साई ऑफ a रिमेनिंग फैक्टर है जो कि कभी भी a पर 0 नहीं होगा। और अगर क्वाड्रेटिक केस होगा तो k k माइनस 1 2 फैक्टोरियल a k माइनस 2 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a। और अगर क्यूबिक होगा तो फिर क्या होगा? k k माइनस 1 k माइनस 2 3 फैक्टोरियल a k माइनस 3 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a एंड सो ऑन। तो ये आपके जैसे इस तरह से केसेस बन जाएंगे। अब इसके बाद हमने कैसे आगे करना है, तो सेक्शन सी में तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जबकि सेक्शन बी तो लास्ट केस स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमने अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप सब अपने रोल नंबर कॉल कीजिएगा और अटेंडेंस कहने के फौरन बाद आप सब जा सकते हैं। तो अब आप लोग अटेंडेंस के लिए ज़रा तैयार रहें। पहले मैं सेक्शन बी की अटेंडेंस लेता हूँ और फिर आप सब